students, welcome back to my YouTube channel Purpose of Education। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 2024 रसायन विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का आपका रहेगा। 347 GC सेट है ये। पूर्णांक आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल आपके स्कूल से मिलता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम में दिया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग ही टाइम दिया जाता है। पेपर बनाते हैं, वो पेपर को सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है, तो उसी अकॉर्डिंग ही उतने ही क्वेश्चन देते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में जितना हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सॉल्व करते रहना है, ताकि आपका 3 घंटे 15 मिनट के समय अंतराल में आपका पेपर सॉल्व हो जाए। आपका क्वेश्चन पेपर छूटे ना आते हुए भी। बहुत लोगों का पेपर छूट भी जाता है, बिकॉज क्लास 12 है तो लेंदी पेपर तो रहता ही है। बोर्ड का पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में होता है, तो मैं दोनों वर्जन में पढ़ाऊँगी, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी हो तो आपको दोनों को समझ में आए। जैसे आपको नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस में डाउट हो रहा है। तो जिस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन आएगा आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो आएगा उसको पहले कर लोगे, फिर जो नहीं आएगा उसको बाद में करोगे। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं ना। निर्देश दिया है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए। मतलब जहाँ भी आपको गणना करना है उसमें सब पद आपको देना है, समस्त पद। गणना में जो ऐसा नहीं कि एक गणना किए उसके बाद फिर 2-3 स्टेप छोड़ के लास्ट का स्टेप लिख दिए, तो आपका सभी स्टेप देना है। तो वही दिया, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, उससे संबंधित उत्तर लिखिए। अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी आ रहा तो उससे संबंधित ही उत्तर दीजिए, एकदम अलग ही उत्तर मत दीजिए। तो उत्तर लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप संबंधित प्रश्न आपको दिया है और आपको उससे वो प्रश्न आ रहा तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो भी उससे संबंधित लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन एकदम डिफरेंट लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि रासायनिक समीकरण जब लिखने को कहे तभी लिखो। अगर कहीं ज़रूरत पड़ रहा है रासायनिक समीकरण लिखने की तो भी आपको लिखने। इंस्ट्रक्शंस दिया, क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन इन द मार्जिन। तो सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उनके सामने दे दिए जाते हैं, ताकि मतलब स्टूडेंट उसको समझ पाए कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, कम मार्क्स का है, उस हिसाब से उसका आंसर देगा। और उससे ये भी होगा कि आप घर जाके कैलकुलेट भी आप कर सकते हो कि आपका कितना मार्क्स आएगा, कौन सा क्वेश्चन किए कौन छोड़े हो। पर मेन बात ये होता है कि मार्क्स से ये रहता है कि कितने शब्दों में लिखना है। ज़्यादा नंबर कराएगा ज़्यादा शब्दों में, आप लिखोगे कम नंबर करेगा कम शब्दों में। और दूसरा दिया है, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिव ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सभी स्टेप्स देने कैलकुलेशन के। ऐसा नहीं कि 1-2 स्टेप लिखिए फिर बीच का स्टेप्स उड़ा के लास्ट का स्टेप लिख दिया, ऐसा नहीं। गिव रिलेवेंट आंसर टू द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस के रिलेवेंट आंसर, रिलेटेड ही आंसर्स देना है आपको। गिव केमिकल इक्वेशंस वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी नेसेसरी आपको केमिकल इक्वेशंस दे देने हैं। और पहला दिया, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपका जो पहला खंड होता है शिक्षणी, उसमें क्या होते हैं, पहला क्या 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 अंगा च, मतलब आपके 6 पार्ट होते हैं, प्रत्येक आपका 1 अंक का होता है। जैसे क्या वाला आपसे पूछा है, विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। ए परासरण दाब, दूसरा हिमांक अवनमन, तीसरा पृष्ठ तनाव, चौथा दिया वाष्प दाब अवनमन। तो आपका इंग्लिश में भी आपको बता दिया जाए, जैसे आपका दिया 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट इन योर आंसर बुक। वही बोल रहा है कि मतलब जो आपके पहला क्वेश्चन उसमें जितने भी ABCD पार्ट दिए उसके 4 अल्टरनेटिव दिए, उनमें से जो सही अल्टरनेटिव है उसको आपको अपने आंसर बुक में लिख देना है। चारों को छाप के टिक नहीं लगाना है, बस जो सही आंसर है उसी को लिख देना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा। चारों की छाप को ट्रिक लगाओगे तो टाइम भी वेस्ट जाएगा, और उस तरीके से लिखना सही भी नहीं रहता है।
तो जैसे पूछा विच इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा सरफेस टेंशन, चौथा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको बता दें, पहले आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और संख्य गुणधर्म ये पता होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन के अंदर आपके क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, नॉट देयर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नहीं है पूछा है, तो सरफेस टेंशन आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला दिया है, विलयन का अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, पृष्ठ तनाव। अणुसंघ के गुणधर्म है वो आपके विलयन की जो विलेय के कण हैं उनके सांद्रता पर निर्भर करता है। सरफेस टेंशन होता है वो आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है आपका सरफेस टेंशन। तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका सरफेस टेंशन नहीं है, और कौन होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी पता चल गया होगा। जो आपका ख वाला पूछा है, तीन धात्वीय धनायनों एक्स वाई तथा जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्टेज तथा -1.18 वोल्ट है। धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम है, पहला एक्स बड़ा वाई से, फिर वाई बड़ा जेड से, दूसरा दिया वाई बड़ा जेड से, फिर जेड बड़ा एक्स से, फिर तीसरा दिया जेड बड़ा एक्स से, एक्स बड़ा वाई से, चौथा दिया जेड बड़ा है वाई से, वाई बड़ा एक्स से। तो वही इंग्लिश में आपका दिया है द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल केटायन। आपका एक्स वाई जेड ये तीन आपके मेटल केटायन दिए हुए हैं, तीन मेटल केटायन हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। एक्स का +0.52 वोल्ट दिया, वाई का -3.03 वोल्ट दिया है, और जेड का -1.18 वोल्ट दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब कि एक्स वाई जेड में सबसे कम रिड्यूसिंग एबिलिटी किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको बता दें कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की से उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो आपका रिड्यूसिंग एबिलिटी लो होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो रिड्यूसिंग एबिलिटी हाई होगी। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, रिड्यूसिंग एबिलिटी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग एबिलिटी के लिखना है, सबसे कम रिड्यूसिंग एबिलिटी, जिसका रिड्यूसिंग एबिलिटी सबसे कम होगा उसका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा आपका ये जो -3.03 आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, फिर -1.18 वोल्ट, फिर +0.52। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव वाले का सबसे ज़्यादा होता है, निगेटिव वाले का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा निगेटिव क्या है, -3.03 वोल्ट, फिर -1.18 वोल्ट, फिर +0.52 वोल्ट। तो जो सबसे ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका वाई का होगा, फिर जेड का, फिर एक्स का, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी जो होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम रिड्यूसिंग एबिलिटी इसकी होगी वाई की, फिर जेड की, फिर एक्स की। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है वो वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एक्स। आपका धनायन एक्स वाई और जेड दिया था, उसका जो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ये दिया था +0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट और -1.8 वोल्ट। तो इसकी बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम लिखना था। तो अपचयन क्षमता सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम वाई का होगा, फिर जेड का, फिर एक्स का। तो ये आपका ये ऑर्डर सही रहेगा। तो गै वाला जो आपका दिया है, गै वाला दिया है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, पहला पर सेकंड, दूसरा लीटर पर सेकंड, तीसरा मोल पर सेकंड, चौथा लीटर पर मोल पर सेकंड। जैसे आपका दिया है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकंड, लीटर पर सेकंड, तीसरा दिया मोल पर सेकंड, चौथा लीटर पर मोल पर सेकंड। तो रेट का जनरल फार्मूला होता है
वो ये होता है रेट स्मॉल r इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और उसकी पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B उसकी पावर y। तो A और B आपके दो रिएक्टेंट थे और x और y जो दिया है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है का जो रेट कांस्टेंट K होता है उसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की होल पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये आपका फार्मूला होता है। तो n जहाँ आपका जो n है वेयर n जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा था, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दिया जाए तो k इज इक्वल टू जो आपका मोल k इज इक्वल टू जो आपका मोल पर लीटर था 1 माइनस n था, तो n की जगह पे आपका 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा था, इनटू पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा इनटू पर सेकेंड। तो किसी भी डिजिट के ऊपर जब 0 पावर आता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 का पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो आपका जो आपका रेट कांस्टेंट यानी जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है। यहाँ आपका पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड। कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, 3 होता है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इससे मतलब आपके लॉन्ग में भी आंसर बनते हैं। तो आपको तीनों आपको पढ़ लेना है, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों का डेफिनेशन, इनका जनरल फॉर्म, फिर इनके एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तीनों के लिए एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन है उसको भी पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग में आंसर बनते हैं 3-4 नंबर। हाफ लाइफ 0 ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ जो घय वाला पूछा है CuCN4 की होल पावर -3 आयन में कॉपर की समन्वय संख्या है। पहला दिया 1, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया 3, चौथा दिया 4। तो वही इसमें आपका दिया डी वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuCN4 ब्रैकेट क्लोज -3 आयन, तो इज 1 2 3 4 कौन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CN लिखते हैं, वो डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपके क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिगेंड आपका 1 है और नंबर ऑफ लिगेंड आपके 4 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो है वो 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएंगे तो कैसे आप सोच रहे होगे, तो कॉपर जो है यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है और CN आपका लिगेंड है, तो CN के 4 मॉलिक्यूल कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं, तो CN आपका लिगेंड है। तो आपका एक चार्ट पेपर होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, उसमें लिगेंड दिया रहता है, उसके आयोनिक नेम और लिगेंड नेम, जैसे CN आपका लिगेंड है उसका आयोनिक नेम साइनाइड होता है, लेकिन इसका लिगेंड नेम जो होता है साइनो होता है। तो आपका कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है और CN आपका लिगेंड है, तो चार लिगेंड इससे जुड़े थे, नंबर ऑफ लिगेंड और डेंसिटी ऑफ लिगेंड 1 था, तो मल्टीप्लाई कर दी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये CU आपका सेंट्रल मेटल एटम है, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लिखा था, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, बिग ब्रैकेट के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और जो आपका CN लिगेंड साइनो जो दिया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपका कॉपर और CN दिया सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, ये जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स के जो चार्जेस का सम होता है वो टोटल नेट चार्ज के बराबर, स्फीयर पे जो टोटल नेट चार्ज होता है उसके बराबर होता है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो CuCN4 जो दिया है, इन स्पीसीज के चार्जेस का सम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्जेस है उसके बराबर होता है। तो अगर कॉपर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये आप सुन लो, समझ लो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछे, शायद आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले बहुविकल्प में कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मेटल एटम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। तो लेट जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो x मान लिए, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिए। तो
और कॉपर आपका यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक मॉलिक्यूल है तो एक का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइनो आपका 4 है और साइनो पेपर का -1 का चार्ज होता है तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे जोड़ देंगे बराबर आपका टोटल स्फीयर पे जो -3 चार्ज है उसके बराबर आना चाहिए। तो एक्स प्लस 4 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू जब -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 -3 तो x इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो आपका जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 हो जाएगा। तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है। तो एक और फार्मूला होता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड है इनके चार्जेस का सम ये टोटल स्फीयर के चार्जेस के इक्वल होता है। तो ये इसका समन्वय संख्या जो है आपका 4 है। तो फार्मूले से पता कर लिए। अंगा जो आपका दिया है RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम है। पहला ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, दूसरा फ्लिंकेस्टीन अभिक्रिया, तीसरा वुर्ज अभिक्रिया, चौथा वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे भी सेम वही पूछा है कि द नेम ऑफ द रिएक्शन ऑफ RX एंड NaI, ग्रिगनार्ड रिएक्शन, फ्लिंकेस्टीन रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। तो जो आपका RX एंड NaI काइल हैलाइड प्लस NaI सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो आपका एक्स हैलोजन निगेटिव होता है, एन आपका सेंटर मेटल, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका मेटल होता है, एन आपका मेटल आयन होता है पॉजिटिव होता है, एक्स आपका हैलोजन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ता है तो आपका मेटल हैलोजन से जुड़ जाएगा और प्लस आपका आर पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप होता है और आयोडीन, ये आपका हैलोजन आयोडीन आपका हैलोजन होता है तो निगेटिव होता है तो आर आई से जुड़ जाएगा। तो आर एक्स और NaI मिलकर आपका सोडियम हैलाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। इसको बोलते हैं फिंकेस्टीन रिएक्शन। ये आपका नेमिंग रिएक्शन होता है, इसको फिंकेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। और ये सब रिएक्शन जितने भी नेमिंग रिएक्शन आपके NCERT के बुक में जितने भी नेमिंग रिएक्शन दिए हुए हैं उन सबको आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपके नेमिंग रिएक्शन हर हालत में ही आएंगे। 2 नंबर में आएंगे, वो भी कई सारे, 2 नंबर में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते तो आपके 8 नंबर बन जाते हैं। इसका ऑप्शन फिंकेस्टीन रिएक्शन हो जाएगा कि RX और NaI रिएक्ट करके आपका जो बनाएंगे वो आपका फिंकेस्टीन रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम फिंकेस्टीन अभिक्रिया आपका हो जाएगा। और ये जो आपके चारों दिख रहे हैं चारों रिएक्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में 2-2 नंबर में आपका पूछ लेता है, कभी बार 1 नंबर में बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन आपके NCERT के क्लास 12 में बुक में है। तो अगर आप लोग पढ़े होगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प ही मिलेगा। नेमिंग रिएक्शन का आपका चार्ट बना लेना चाहिए और उसको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं नेमिंग रिएक्शन आ जाएंगे आपके 2 नंबर वाले कई सारे 4-5 आ जाएंगे। और F वाला जो दिया आपको RNH2 एंड HNO2 रिएक्ट्स टू फॉर्म, पहला दिया R है, दूसरा ROH, तीसरा ये 2 अल्काइल ग्रुप है और NH, चौथा दिया NH3। वही हिंदी में भी आपका दिया है कि RNH2 NH2 की अभिक्रिया से बनता है, चारों में से क्या बनता है तो आपका ROH बनता है। ये जो है ROH बनता है, कैसे बनता है वो आपको बता दिया जाए। आपका RNH2 प्लस HNO2 दिया है तो ये रिएक्ट जब करेंगे तो RN2, R जो है ये दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, RN2 हो जाएगा प्लस आपका H2O वाटर बन जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप में होगा, ये आपका स्टेप फर्स्ट में। और सेकंड स्टेप में आपका जो होगा जब ये RN2 प्लस H2O को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो आपका ROH से रिएक्ट करेगा प्लस आपका नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये नाइट्रोजन प्लस आपका एक हाइड्रोजन H प्लस बचेगा। तो आपका जो ये सब ये तो H प्लस आपका बाई प्रोडक्ट है लेकिन और N2 भी आपका बाई प्रोडक्ट है तो मेन जो आपका प्रोडक्ट मिला है वो ROH, मतलब ये जो रिएक्ट करके बनाएगा ROH बनाएगा। अब भाग दूसरा आ गया, उसमें क्या वाला प्रश्न पूछा है, मोल प्रभाष को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन बाय एन एग्जाम्पल। आपका मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसका डेफिनेशन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट चाई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कि आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज है, वो जो होता है जैसे आपका सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 पार्टिकल्स होते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से किसी एक पार्टिकल चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल न्यूमरेटर में और आपका रेशियो होता है। हम लोग सपोज दैट
कि N1 को हम लोग मोल ऑफ सॉल्वेंट मान लिए, N2 को हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट मान लिए, और जो चाई1 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और जो आपका चाई2 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का हम लोग चाई1 माने थे, तो फॉर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा N1/N1 + N2। N1 सॉल्वेंट का मोल माने थे, तो सॉल्वेंट का मोल, जिस सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल न्यूमरेटर में रहेगा, सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल आपका न्यूमरेटर में रहेगा। और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का चाई1 माने थे, सॉल्यूट का चाई2 माने थे, और N1/N1 + N2, यही आपका फार्मूला होता है। तो अगर, और आपका ये नोट आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल भी आते हैं, मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, आप मोल प्रभाज पर आधारित आपके 2 अंक के प्रश्न भी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन को भी पढ़ लेना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी लगा लेना है, ताकि आपका अगर न्यूमेरिकल भी आए तो भी आपको नंबर मिल जाए। जैसे आपका नोट में ये फार्मूला होता है चाई1 + चाई2 = 1 होता है। चाई1 + चाई2 मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, चाहे सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, चाई1 चाई2 दोनों में से किसी एक को पता है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाई1 निकालना है, चाई2 आपको पता है, तो 1 में से चाई2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका मिल जाएगा। दोनों निकालने की जरूरत नहीं, एक पता चल गया तो एक को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही आपका मोल प्रभाज होता है। फिर से बता दें, आपका जो मोल प्रभाज होता है उसका सूत्र होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि आपका दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट चाहे आपका सॉल्यूट हो सॉल्वेंट, उसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल का सम यही होता है। आपसे पूछा है अभिक्रिया 2 सीरियम Ce+4 + कोबाल्ट CO गिब्स 2 सीरियम +3 + कोबाल्ट +2 के लिए E0 सीरियम +4 / सीरियम +3 का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे दिया 1.89 वोल्ट दिया है। E0 कोबाल्ट +2 / कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट में गया तो माइनस, इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया -0.28 वोल्ट। तो सेम वैल्यू फाइंड करना है E0 सीरियम +4 से +3 में गया। इस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, फर्स्ट स्टेप दिया है कि आइडेंटिफाई द गिवन वैल्यूज़। आपका E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.89 वोल्टेज दिया है, और E0 कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट में जा रहा है तो उसका -0.28 वोल्ट दिया है। तो पहले आपको राइट दी नस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल के लिए जो नस्ट इक्वेशन का फार्मूला यही होता है ना, E0 सेल = E0 कैथोड - E0 एनोड। तो पहले कैथोड और एनोड को फाइंड करना होगा ना, कि आपका जो कोबाल्ट और सीरियम 2 दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, पहले ये आपको पता करना होगा। तो पहला स्टेप में था कि आपको आइडेंटिफाई करना है, जो वैल्यूज़ दिए जो वैल्यूज़ दिए उसको लिख लेना है। सेकंड स्टेप में आपका नस्ट इक्वेशन, सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का फार्मूला। थर्ड स्टेप में कि आपका कैथोड और एनोड कौन है, सीरियम और आपके कोबाल्ट में से। एक तो जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है। आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 पे चला गया है, तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है ना। तो यहाँ कोबाल्ट था, यहाँ कोबाल्ट +2 था, तो इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कोबाल्ट हमारा एनोड है। और ऐसे ही यहाँ पे रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, सीरियम +4 से सीरियम +3 पे चला गया है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब वो डोनेट कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 1 घट गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया मतलब निगेटिव जोड़ दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका आउट हो गया, तो सीरियम +4 से सीरियम +3 आपका हो गया। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है, मतलब सीरियम आपका कैथोड है। तो पता चल गया सीरियम आपका कैथोड है, कोबाल्ट आपका एनोड है। तो फोर्थ स्टेप में रीअरेंज दी नस्ट इक्वेशन टू सॉल्व फॉर, आपको ये निकालना E0
सीरियम +4 से सीरियम +3 जा रहा था। स्टैंडर्ड सेल आपका जो दिया था वही लिख दिया गया है, और ये माइनस से इस साइड आ गया तो आपका प्लस हो गया। तो आपका ई नॉट सेल प्लस ई नॉट एनोड। एनोड आपका क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो कोबाल्ट आपका एनोड था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है 1.89 वोल्टेज, तो वही पुट कर देंगे। और कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट में जा रहा है तो उसकी वैल्यू दिया -0.28 वोल्ट, तो वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 1.61 वोल्टेज आपका आ जाएगा सीरियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया था, तो आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड पूछा था। तो आपका ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो गया वाला आपसे पूछा है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। कोटि और आणविकता दोनों में अंतर बताना है, वो भी उदाहरण के साथ, यानी आपका डिफरेंस बताना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी बाय गिविंग एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच डिफरेंस बताना है, वो भी एग्जांपल के थ्रू। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछा था, तो आपका ऐसे आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी लिख देना है। एक कॉलम में मॉलिक्यूलैरिटी, एक कॉलम में ऑर्डर, और 3-4 आप पॉइंट आपको लिख देने हैं। 2 मार्क्स का आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलैरिटी आपका दिया द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी which must collide simultaneously in order to carry out a chemical reaction is called molecularity। यानी आपका जो दिया है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी है, मतलब कि जो आपके रिएक्टेंट हैं, जितने भी रिएक्टिंग स्पीशी हैं जो रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं, वो जब रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगे, तब जाके आपको एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा, उसी को मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। और ऑर्डर जो आपका होता है द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आप कह रहा है कि जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, इनकी जो पावर होती है, जैसे इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर वाई है, तो इनकी पावर का जो सम होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपका ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि उनकी पावर्स का सम जो आएगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 1 आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 2 आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वही जीरो ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर यही जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जो दी है, अगर उनके सम पे निर्भर करता है, उनका सम जितना आएगा वही उसका उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनके रिएक्टेंट की पावर का सम कर देंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, वही आपका मतलब कोटि मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस ये था। अभी ये आपका सेकंड डिफरेंस कह रहा है इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर वैल्यूज ओनली दैट इज़ 1 2 3। जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है उसमें हमेशा मतलब होल नंबर 1 2 3 आता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप निकालते हो रिएक्शन का ऑर्डर, वो आपका 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। होल नंबर, 0 और फ्रैक्शनल वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और आपकी जो ऑर्डर होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। और चौथा पद है मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कह रहा है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो सिंपल रिएक्शन यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आपका मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन है, लेकिन अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका चाहे सिंपल रिएक्शन हो यानी एलिमेंट्री रिएक्शन हो या आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब में फॉलो होगा, लेकिन फॉलो होगी। तो ऐसे आपको ये तीनों चारों स्टेप लिख देना अगर एग्जाम में आएगा, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, और इनके एग्जाम्पल लिखने को बोले थे। तो मॉलिक्यूलैरिटी का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जैसे कोई रिएक्शन आपका हो रहा है 2A + B गिव्स C, मतलब कोई रिएक्टेंट A है उसका 2 गुना ले लिया गया, उसका 2 मोल ले लिया गया, रिएक्टेंट B उसका 1 मोल ले लिया गया, तो आपका आपका प्रोडक्ट C मिला।
तो आपकी मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगी, रिएक्टेंट ए कितना लिया गया, रिएक्टेंट ए का 2 मोल लिया गया है और रिएक्टेंट बी का 1 मोल लिया कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 1 3 मोल। तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो 3 मोल का बना, मतलब आपकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल वही सेम, यही ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ऐसे आपको लिख देना रहेगा एग्जाम्पल में ऐसे लिख देना है रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले, और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं x प्लस वाई, जो मतलब पावर्स का सम करके, तो यही एग्जाम्पल दोनों के हो जाएंगे। तो बस यही था, यही आप लिख दोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और आपसे जो घ वाला पूछ रहा है, अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यानी आपसे पूछा है राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के अंतर्गत आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ई डॉट सी लिख दिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यही आपका होता है फार्मूला n-2f1 to 14 n-1 d0 to 1 फिर ns2, यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2f ऑर्बिटल में एंटर करता है, जहाँ पे आपका n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, जहाँ पे आपका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो भी आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल मतलब एकदम बैलेंस है लास्ट की। अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यही आपका है। थोड़ा सा आप बता दीजिएगा इस फॉर्मूले को लिखने के बाद कि जहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2f ऑर्बिट में एंटर कर रहा है और n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो भी आउटर मोस्ट सेल का। दूसरा का 4 पार्ट था आपका समाप्त हो गया। अब आ जाइए आपके तीसरे खंड पे। तीसरे खंड में आपसे क्या पूछ रहा है, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। तीसरे में भी आपके 4 खंड है, प्रत्येक खंड आपका 2 नंबर का है। जैसे पूछा है एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN बाय एन एग्जाम्पल, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो आपका मेटल होता है, मेटल का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो लिगेंड्स उससे जुड़े हुए हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन दोनों का जो सम आएगा वो आपका, दोनों का एडिशन, मेटल्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों का एडिशन जो होगा, दोनों को ऐड करने पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो फिर से आप लोग सुन लो, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके मेटल एटम होते हैं, चाहे सेंट्रल मेटल एटम हो, जो आपके लिगेंड्स हैं, उनके पास जो डोनेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब का एडिशन होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आया, हम लाख समझा लें आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं आपको दूंगी। जैसे है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स ले लिया गया, निकिल कार्बोनिल NiCO4, ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, बिग ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया गया, और ये आपका निकल्स आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और ये CO कैपिटल C कैपिटल O, जिसको आपको कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल का सिंबल है, ये 4 कार्बोनिल के साथ निकल बॉन्ड बनाए, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और जो आपका लिगेंड्स हैं, इनके द्वारा जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन का सम होता है वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखना है, पूछा है ना, तो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अराउंड अ मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स या पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो जैसे निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन, तो आपका निकल इसका एटॉमिक नंबर क्या 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d8 4s2 होता है। आर्गन तक आपका 18 इलेक्ट्रॉन आता है और बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन 3d8 4s2 8 to 10। तो आपका जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन आता है निकल में वो आपका 10 आता है, आया वो आपका 10 इलेक्ट्रॉन आया। 4 कार्बोनिल लिगेंड लिया गया और ईच कार्बोनिल लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 4 हैं, 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कार्बोनिल लिगेंड, जो कार्बोनिल लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन इधर और 8 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 10 का जो कॉम्प्लेक्स दिया था निकिल कार्बोनिल, ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया था, इसके अंतर्गत जो आपका निकल सेंट्रल मेटल एटम था इसका इफेक्टिव नंबर 18 हो जाएगा। तो निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18 आ गया। खंड ख पूछा है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो और वही इंग्लिश पे दिया है कि व्हाट आर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ देम। सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है और सबका मतलब बताना है कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, डेफिनेशन। तो जो आपका मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स अटैच टू द बेंजीन रिंग। इसके कहने का मतलब है कि जो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं वो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको कहते हैं, बॉन्ड OH, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये इसके नंबर पे डिपेंड करता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि 2 है कि 3। इन आप बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं, 1 अटैच्ड है कि 2 अटैच्ड है कि 3 अटैच्ड है, उस हिसाब से आप मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को क्लासीफाई कर सकते हो। 1 अटैच्ड रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 अटैच्ड रहेगा डाईहाइड्रिक, 3 रहेगा ट्राईहाइड्रिक। आपसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल पूछा है तो तीनों का डेफिनेशन लिख देना है। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कंटेन 1 OH ग्रुप, एन एग्जाम्पल इज फिनॉल C6H5OH। तो हेडिंग डाल देना है आपको मोनोहाइड्रिक फिनॉल कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो होता है वो उसके पास एक OH ग्रुप होता है, एग्जाम्पल जैसे C6H5OH। डेफिनेशन हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे आपका एक बेंजीन रिंग हो गई और इससे एक OH अटैच कर दिए। तो बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6 होता है। तो इससे एक OH ग्रुप जब अटैच्ड हो जाएगा तो C6H5 हो जाएगा, एक H आपका हट जाएगा, उसकी जगह पे आपका ये OH जुड़ जाएगा। आपका दिया है डाईहाइड्रिक फिनॉल, तो उसका डेफिनेशन लिख देना है। डाईहाइड्रिक फिनॉल कंटेन 2 OH ग्रुप्स, एग्जाम्पल इंक्लूड कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। ये सब कॉमन नेम है और ये आईयूपैक नेम है। बेंजीन 1,2 डाइऑल जो होता है उसको कैटेकॉल बोलते हैं, और जो बेंजीन 1,3 डाइऑल होता है उसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, जो क्यूनॉल होता है उसको बेंजीन 1,4 डाइऑल कहते हैं। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल का डेफिनेशन आपको लिख देना है कि कंटेन 2 OH ग्रुप। डाईहाइड्रिक फिनॉल आपका 2 OH ग्रुप रखता है, एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख देना है, एक लिखना है। तो इसमें 3 दिया है, बेंजीन 1,2 डाइऑल लिख सकते हो, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। बस आपका ऐसे 2 OH ग्रुप आपका अटैच्ड होता है तो 2 OH ग्रुप ऐसे अटैच्ड कर देंगे। आप ऐसे भी लग सकते हो, ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 2 पोजीशन है, ये आपका 3 पोजीशन है, ये आपका 4 पोजीशन है, ये आपका 5, ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर आपको अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना है बेंजीन रिंग में तो आप ऐसे रिंग बना सकते हो, बट या तो आप रिंग बनाओ या तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाओ बेंजीन रिंग, तभी आप मानी जाती है। तो ये आपका 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये आपका बेंजीन रिंग का फार्मूला होता है। बट आपको यहाँ पे 2 OH ग्रुप आके अटैच्ड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वैसे 6 ही हाइड्रोजन अटैच हो सकते थे तो 2 OH ग्रुप आपका आ गया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन को वो रिमूव कर दिया, उसके जगह पे आपका 2 OH ग्रुप आ गया।
तो आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हो। डाईहाइड्रोफिनॉल में आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपका डाईहाइड्रोफिनॉल का एग्जाम्पल लिख के आपको ऐसे, अब डाईहाइड्रोफिनॉल में आपका बेंजीन रिंग के साथ 2 OH जुड़ता है, तो आप ऐसे मतलब तीनों तरीके से बना सकते हो 2H। चाहे आप बेंजीन रिंग के पहले और दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ दो, या पहले और तीसरे पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ दो, या पहले और चौथे पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ दो। क्योंकि बेंजीन के साथ 2 OH ग्रुप अटैच करना है, बस इसमें पोजीशन चेंज हुआ है, लेकिन है तो ये डाईहाइड्रोफिनॉल। बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप अटैच्ड हुआ है, लेकिन इन तीनों का नाम अलग अलग है। IUPAC नेम आप लिखोगे तो पहले बेंजीन लिख देना होगा, फिर इनका पोजीशन, जैसे पहला है 1 और 2 पे आपको जुड़ा है, और जो आपका ये OH अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जब IUPAC नेम लिखते हैं तो ऑल लिखते हैं, तो बेंजीन 1,2 डाईऑल। उसके बाद ये इसका जब नेमिंग करोगे तो बेंजीन 1,3 डाईऑल, बिकॉज 2 अल्कोहल है ना, 3 रहते तो ट्राईऑल लिखते, तो ये 2 है इसलिए डाई और अल्कोहल को ऑल लिखते हैं, तो बेंजीन रिंग। उसके बाद यहाँ 1,4 पोजीशन डाईऑल। तो पहले का नेम जो आपका हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईऑल, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जो आपका, ये आपका फर्स्ट वाला था और ये आपका सेकंड है, तो इसको ऐसे ही बेंजीन 1,3 डाईऑल लिख देंगे, इसको बेंजीन 1,4 डाईऑल, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। तो आप तीनों बना सकते हो। और ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका तीनों स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनका कॉमन नेम भी, जैसे आपका जो बेंजीन रिंग उस पे पहले और दूसरे पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा है, बेंजीन 1,2 डाईऑल, इसका IUPAC नेम हो गया, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। और जो आपका सेकंड वाला है बेंजीन 1,3 डाईऑल, ये आपका रिसोर्सिनॉल होता है इसका कॉमन नेम। और जो आपका तीसरा दिया है इसका कॉमन नेम जो होता है क्यूनॉल होता है। तो कभी कभार आपको इसका IUPAC नेम न देकर यही पूछ लेता है कि कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ। कॉमन नेम, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और इनका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। ट्राईहाइड्रोफिनॉल है, कंटेन 3 OH ग्रुप। आपको ट्राईहाइड्रोफिनॉल का डेफिनेशन लिख देना कि 3 OH ग्रुप रखता है। एग्जाम्पल में लिख देना है पायरोगैलॉल, जिसका IUPAC पायरोगैलॉल कॉमन नेम होता है, जिसका IUPAC नेम बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल होता है। हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, जिसका IUPAC नेम बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल होता है। एंड फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसका IUPAC नेम होता है बेंजीन 1,3 5 ट्राईऑल। तो ये 3-4 एग्जाम्पल दिए, आप एक एग्जाम्पल लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, बस आपको तो ऐसे आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेना है। और आपको 3 OH ग्रुप अटैच करना है ना, तो एक पहले पोजीशन पे, एक दूसरे पोजीशन पे, एक तीसरे पोजीशन पे अटैच कर दो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और 1 पे भी आप OH लगा सकते हो, 2 पे भी लगा सकते हो, फिर 3 को गैप करके 4 पे लगा सकते हो, फिर थर्ड में आप 1 पे लगा दो, 3 पे OH ग्रुप लगा दो, 5 पे लगा दो, एक एक अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब एक एक गैप करके। तो ये आपका तीनों ट्राईहाइड्रोफिनॉल है, बेंजीन रिंग के साथ 3 OH ग्रुप लगे हैं, बस पोजीशन चेंज हुआ है। तो वही ये आपका ट्राईहाइड्रोफिनॉल के तीनों एग्जाम्पल हैं, लेकिन इन तीनों का IUPAC नेम अलग होगा, कॉमन नेम अलग होगा। तो जैसे आपका ये, तो इसका जो फर्स्ट वाला दिया है इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन। ये आपका 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 5 और ये 6। तो बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, बिकॉज आपका 3 अल्कोहल ग्रुप लगा है ना, तो IUPAC नेम लिखते हैं तो अल्कोहल का लास्ट ऑल लिखते हैं। तो बेंजीन और इनका पोजीशन 1, 2, 3 बेंजीन, फिर डैश लगा के 1,2,3 डैश लगा के ट्राईऑल, 3 है इसलिए ट्राईऑल। तो ऐसे IUPAC नेम इसका हो जाएगा। और दूसरे का IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल, और तीसरे का हो जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। लेकिन इन सब का कॉमन नेम, पहला जो था बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, उसको पायरोगैलॉल कहते हैं। दूसरा जो बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल है उसको हाइड्रोक्सीक्यूनॉल बोलते हैं। और जो आपका बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल है उसको फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और इनका IUPAC नहीं बनना चाहिए, कॉमन नेम भले ना आए तो चल जाएगा। आपका जो गै वाला पूछा है, एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए, जिसे दिया है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर।
मतलब कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, तो इनका रीज़न क्या है, क्यों ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, वही रीज़न बताना है। तो the solubility of alcohol and phenol in water arises from the ability to form hydrogen bonds with water molecules। मतलब कि अल्कोहल किसको कहते हैं, C2H5OH, ये आपका अल्कोहल होता है। और आपका फिनॉल किसको बोलते हैं, C6H5OH, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। तो ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला होता है और ये आपका अल्कोहल का फार्मूला होता है। तो दोनों के साथ आपका क्या है, अगर ध्यान से देखो तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों में आपका क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर के अंदर अल्कोहल और फिनॉल क्यों सॉल्युबल होते हैं, उसका यही कारण है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ आपका ये और ये दोनों एथिल अल्कोहल यानी आपका अल्कोहल और ये आपका फिनॉल, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H+ और OH- लिख सकते हैं ना। इसको जब ब्रेक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को तो H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, तो H2O मॉलिक्यूल के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल कंटेन अ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, दोनों अल्कोहल हुआ या फिनॉल हुआ दोनों के पास OH ग्रुप होता है विच इज पोलर एंड कैन इंटरैक्ट विद द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल हो गया या C6H5OH आपका फिनॉल हो गया, इन दोनों में आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, और जो आपका H2O होता है, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो आपका H+ OH- में ब्रेक होगा। तो वही वाटर मॉलिक्यूल भी आपका पोलर नेचर का होता है और आपका C2H5OH और C6H5OH इसमें OH ग्रुप होता है, वो भी पोलर नेचर का होता है। इसी वजह से H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पूछा है एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। डी वाला पार्ट पूछा, डिफाइन एंजाइम एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। An enzyme is a protein that acts as a biological catalyst, speeding up chemical reactions in living organisms without being consumed or permanently altered in the process. Enzymes are highly specific, generally catalyzing the conversion of only one type or a range of similar types of substrate molecules into product molecules। आपका जो एंजाइम होता है वो एक प्रोटीन होता है, एंजाइम आपका प्रोटीन होता है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सजीव प्राणी होते हैं जिनके अंदर जान होती है, चाहे जानवर हो या इंसान, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब एंजाइम का कार्य जो होता है भोजन को पचाने का काम करता है, एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। तो हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे जानवर हों या मनुष्य हों, उनके अंदर जो भी भोजन को पचने में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम एक प्रोटीन के तरह काम करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, वही कैटलिस्ट की तरह भोजन को पचाने में मदद करता है। एक कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, तो वही भोजन को पचाने में मदद करता है और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली अल्टर्ड इन द प्रोसेस। कैटलाइज होते हैं मतलब कन्वर्जन ऑफ ओनली वन टाइप, एक टाइप का कन्वर्जन करते हैं और ए रेंज ऑफ सिमिलर टाइप, समान प्रकार के रेंज में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये सबस्ट्रक्ट, तो इसका मैकेनिज्म पूछा है तो इसको पहले इसका मैकेनिज्म बता दें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपका जो एंजाइम का मैकेनिज्म होता है वो बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है। ई इसको बोलते हैं एंजाइम और एस ये आपका सबस्ट्रेट होता है। का प्रोडक्ट होता है।
तो आपका जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम का, एंजाइम कैसे काम करता है उसका जो मैकेनिज्म होता है E+S रिवर्सिबल, ES रिवर्सिबल, E+P। E मतलब एंजाइम, S मतलब सबस्ट्रेट, और ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये आपका एंजाइम, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो आपका इंग्लिश में बता दिया, ड्यू टू द स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम्स स्ट्रक्चर्स देयर इज द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एंजाइम। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिटी होती है, और एंजाइम्स के स्ट्रक्चर की स्पेसिफिटी की वजह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ये एंजाइम के स्ट्रक्चर की स्पेसिफिटी की वजह से देयर इज द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एंजाइम। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो एंजाइम को बाइंड करता है। आपका ये जो सबस्ट्रेट है ये आपका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, तो आपका ये एंजाइम है, इसको बाइंड करके आपका एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये आपका होता है, उससे आपका ये जो सब्सट्रेट है अलग होकर प्रोडक्ट बना देता है, और आपका एक एंजाइम अलग हो जाता है। तो यही इसका मैकेनिज्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो मैं आपको समझाई हूँ आप लोगों को पढ़ लेना है और इसको समझ लेना है। अगर पहली बार में टफ होता है, अगर पहली बार मतलब क्लास 12 है, टॉपिक्स टफ होती हैं, तो अगर आपको एक बार में न समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।